गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन 11th क्लास का जो पहला चैप्टर था बेसिक केमिस्ट्री, उस चैप्टर के बारे में अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और उनकी जो मैटर की डिटेल्स थी, फिजिकल कंपोजिशन एंड केमिकल कंपोजिशन, फिर केमिकल कंपोजिशन का फर्दर जो है क्लासिफिकेशन वो कर लिया। ऐसे फिजिकल कंपोजिशन का था क्लासिफिकेशन, वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे जो टॉपिक है उसी बेसिक केमिस्ट्री में वो आज अपन बात कर रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, दैट मीन्स AMU। इसी एटॉमिक मास यूनिट को अपन यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं? यूनिफाइड मास भी कहते हैं। अब ये क्या है एक्चुअल में? तो ये एटॉमिक मास है क्या? तो ये कह रहा है कि इट इज रिप्रेजेंट 1/12 पार्ट बाय वन कार्बन एटम ऑफ कार्बन 12 ऑफ आइसोटॉप। यानी ये क्या है एक्चुअल में? ये कार्बन का जो आइसोटॉप्स है, कार्बन 12 आइसोटॉप्स है, 1/12 उसका मल्टीपल होता है। दैट मीन्स 1 AMU आर इक्वल टू द 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ कार्बन आइसोटॉप। अब देखिए इसी के नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। अब ये एटॉमिक मास है क्या? तो ये कह रहा है कि एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ, इट इज ए नंबर, atomic mass is a number which tells that how many times, क्या कह रहा है? It is tells that how many times of one atom of is heavier than 1/12 into mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। यानी ये जो एटॉमिक मास है वो क्या बताता है? ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स एन atom is heavier then 1/12 into mass of one carbon atom of isotope कार्बन 12। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ तो मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम वो किसके इक्वल हो गया? 14 इंटू 1 AMU के इक्वल हो गया, क्योंकि ये जो कार्बन 12 है उसका जो मास होगा इंटू ये जो है 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12, जिसको अपन किसके इक्वल मान रहे हैं? 1 AMU के इक्वल मान रहे हैं। या मैं कहता हूँ अगर इसी के अंदर नेक्स्ट मास ऑफ वन ऑक्सीजन की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 16 AMU हो जाएगा। ऐसे अगर मैं किसी भी एटम का मास बात करूंगा तो जो एटॉमिक मास मैंने देखा है उसके साथ अगर मैं AMU यूनिट लगा दूंगा तो क्या निकल जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास निकल जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ कि मास ऑफ सोडियम एटम वो क्या हो गया? 23 AMU। या आपको कह जाए कि मास ऑफ वन क्लोरीन एटम तो क्या हो जाएगा? मास कितना होता है? मास वो अपन जानते हैं कितना होता है? 35.5। लेकिन अगर वो रिलेटिव वर्ड पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 34.5 इंटू 1 AMU हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल वन कार्बन का एटम कितना हो जाएगा? 35.5 AMU हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसी टॉपिक को मैं आगे लिंक कर रहा हूँ। अगर मैं बाई मास स्पेक्ट्रोमीटर की बात करता हूँ तो उस मास स्पेक्ट्रोमीटर से ये पता चला कि जो मास ऑफ वन कार्बन 12 आइसोटोप होता है वो इक्वल होता है 1.99 × 10⁻³ ग्राम के। क्या कह रहा हूँ? जो ये जो कार्बन 12 आइसोटोप है इसका जो मास होता है एक कार्बन आइसोटोप का, वो मास कितना होता है? 1.9 × 10⁻³ ग्राम होता है। अब देखिए जो AMU होता है वो अपन जानते हैं AMU किसके इक्वल होता है? 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 आइसोटोप। और अपन जानते हैं ये जो मास ऑफ वन कार्बन 12 आइसोटोप वो कितना होता है? 1.9 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो 1 AMU है वो क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻23। जब इसको सोल्व किया गया तो जो वैल्यू अपने पास कैलकुलेट हुई वो कितनी आ रही है? 1.6 इंटू 10⁻24 आ रही है। तो 1 AMU परसेंट किसके इक्वल हो गया? 1.6 इंटू 10⁻24 के इक्वल हो गया। यानी अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1 AMU होता है वो इक्वल हो गया 1.6 इंटू 10⁻24 के, और ये जो 1 AMU होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होता है। क्या कह रहा हूँ? 1/अवोगाद्रो नंबर के। यानी 1 AMU इज आल्सो राइट एज ए 1/AMU। और अपन जानते हैं 1/AMU की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻24 के इक्वल होती है ग्राम में। ठीक है, तो ये आपने पास आज डिस्कस कर लिया एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आगे देखते हैं मोलर मास की बात करते हैं। देखिए मोलर में एक वर्ड छुपा हुआ है मोल। अगर मैं बात करूं मोलर मास की तो मोलर मास में अपन AMU यूज नहीं करेंगे।
अगर जनरल एटॉमिक मास पूछता है तो उसकी जो यूनिट होगी वो कौन सी हो जाएगी, एएमयू हो जाएगी। लेकिन अगर वो मोलर मास की बात कर रहा है तो एएमयू को हटा दीजिएगा और ग्राम मास लगा दीजिएगा। क्या कह रहा हूँ, अगर वो मोलर की बात कर रहा है तो एएमयू हटाकर अपन क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ मोलर मास की, क्या कह रहा हूँ, मोलर मास की, देखिए मोलर मास की बात करें तो मोलर मास है क्या, तो मोलर मास क्या है, क्या कह रहा है, नाम से देखो मोल से पता चल रहा है, मोलर से, यानी इट इज मास ऑफ वन मोल। किसके इक्वल मान रहा है, इट इज मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। क्या कह रहा है, जो मोलर मास है वो क्या कह रहा है कि वन मोल सब्सटेंस का मास होता है। यानी अगर मैं जो मास है, जो जनरल अभी मैंने एवरेज एटॉमिक मास था उसको अगर मैं वन मोल की टर्म में कैलकुलेट करूंगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये आपने को देखिए वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखिए ठीक है, मेरे पास है मोलर मास, मैं क्या लिख रहा हूँ, मोलर मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। क्या लिखा मैंने, मोलर मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम लिखा है। अब ये किसके इक्वल होगा, मास ऑफ, जो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम है किसके इक्वल हो गया अपने पास, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू अवोगाड्रो नंबर। क्या हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इनटू अवोगाड्रो नंबर के इक्वल हो गया। वापस रिपीट कर रहा हूं कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किसी भी एटम का मोलर मास किसके इक्वल हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू Na। अब ये Na क्यों लगा रहा हूं, ये ध्यान रखना है कि जो वन मोल होता है, वन मोल, ध्यान रखना मैं कैसे समझा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना, जो वन मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो सिंपल सी है, जो ऑक्सीजन एटम है उसको मैं क्या कर दूंगा, मोल से मल्टीपल कर दूंगा, मोल का मतलब अवोगाड्रो से मल्टीपल कर दूंगा, तो मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में, रिपीट कर रहा हूं कि अगर जब भी मोलर मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम निकाला जाएगा तो अपन क्या करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम को उसके अवोगाड्रो नंबर से मल्टीपल कर देंगे। जैसे मैं बात करूं तो मास ऑफ, अपन ने देखा ही अभी, तो ये हो जाएगा 16 AMU इंटू Na हो जाएगा। अब देखिए 16 AMU को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन Na लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो यहाँ से Na घटा दीजिए, बचा क्या 16। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मोलर मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम है वो कितना आ जाएगा, 16 ग्राम आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ मोलर मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, तो ये किसके इक्वल हो गया, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इंटू अवोगाड्रो नंबर। और ये अपन जानते हैं कितना होता है, ये होता है 14 AMU इंटू Na। ये यहाँ से ले लिया। अब 14 AMU को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 इंटू 1 अपॉन Na लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ से हटा दीजिए, बचा गया 14 ग्राम में आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे अगर मैं और एटम्स की बात करूं, सोडियम एटम की बात कर लेता हूं। देखिए सोडियम एटम में क्या होगा, अगर मैं बात करूं मोलर मास ऑफ वन सोडियम एटम, तो इसके किसके अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सोडियम एटम इनटू अवोगाड्रो नंबर। और ये अपन जानते हैं किसमें आ रहा है, AMU, यानी 23 AMU में आएगा, इनटू आगे वाली जो वैल्यू है इसको ऐसे ऐसे रख लीजिए। अब 23 इंटू AMU किसके इक्वल होता है, Na के इक्वल होगा। चलिए ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या अपने पास 23 ग्राम बच जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि जो मोलर मास ऑफ वन सोडियम एटम है वो कितना आ गया 23। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक मास ऑफ ए सोडियम एटम वो कितना होगा, 23 AMU होगा। ये टर्म्स याद रखनी है, मोलर एटॉमिक मास और जनरल रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास AMU में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि मोलर एटॉमिक मास
किस में यूज करेंगे अपन? 23 ग्राम में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? ग्राम में यूज करेंगे। यानी आपको याद रखना है कि जो 1 AMU होता है वो 1/Na के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते। तो ये तो था अपने पास जनरल कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, आगे अपन देखते हैं मास और वेट में क्या डिफरेंस है। देखिए ये चीज ध्यान रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। जनरल क्वेश्चन है कि एक तरफ मैं ले रहा हूं मास और एक तरफ मैं ले रहा हूं वेट। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक चीज का डिफरेंस है। वो क्या होगा कि इस वेट पर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। यानी ये चेंज हो जाएगा किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। लेकिन अगर मैं मास की बात करूं तो भले आप इसको स्पेस में लेके जाए या अर्थ पे लेके जाए, जो मास जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी वेट वाली चीज को जैसे मैंने मार कर लिया, उसका कोई ना कोई वेट होगा, तो जैसे मैंने इसको गिराया तो ये किसकी तरफ किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर जाएगा, मूव होगा टुवर्ड द अर्थ। तो ये वेट अफेक्ट होगा किससे? ग्रेविटी का। जबकि इस मास पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मास और वेट में जनरल डिफरेंस पूछा जाए तो ये अपन याद रखेंगे कि ग्रेविटी की अफेक्ट की वजह से वेट चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर मैं स्पेस में लेके जाऊंगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही अर्थ के कांटेक्ट में आएगा तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? ये नीचे की ओर गिरेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मास की बात करें तो इसमें भले कहीं पे भी ले जाओ, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। चलिए नोट कीजिए। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इसी के अंदर मैंने H2 मॉलिक्यूल ले लिया और इस H2 मॉलिक्यूल के मैं क्या क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? एक मैं निकाल रहा हूं केवल मास। मैंने क्या कहा? मास ऑफ वन मोलिक्यूल। यानी H2 के एक मोलिक्यूल का मैं मास कैलकुलेट कर रहा हूं। तो वो किसमें कैलकुलेट होगा? AMU में। कैसे? देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ए का वो क्या होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। यानी 2 + 16 कितना हो गया? 18। 18U यानी यूनिफाइड यूनिट, या मैं इसको लिख दूं 18 AMU लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं मोलर मास की बात करूंगा, मैं क्या कह रहा हूं? मोलर मास ऑफ वन H2 मॉलिक्यूल। तो वो किसमें कैलकुलेट होगा? ग्राम में। यानी AMU 1 AMU किसके इक्वल हो जाएगा? 1/Na के इक्वल हो जाएगा। यानी इसको अगर मैं लिखता तो मैं क्या लिखता? 18 इंटू AMU इंटू Na लिखता। तो क्या हो जाता है? ये 18 इंटू 1/Na लिख सकता था इसको, इंटू Na। यहाँ से Na कैंसिल हो जाता, रिमेनिंग क्या जाता? 18 ग्राम। यानी अब मैं लिख सकता हूँ कि जो मोलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 है वो किसके इक्वल हो गया? 18 ग्राम के इक्वल हो गया। बात समझ में आई होगी। ये बहुत ही इजी है और लॉजिकल कंसेप्ट वाले हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। चलिए नोट कीजिए। देखिए जो मोल होता है, मोल वो होता क्या है कि मोल एक ऐसी यूनिट है जो किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। और यही मोल किसके इक्वल होता है? अवगाद्रो नंबर। दैट मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू द 6.023 × 10⁻23। और ये 6.023 × 10⁻23 क्या है? ये अवगाद्रो नंबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोल इज ए यूनिट ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। और इसको मैंने क्या लिखा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन, क्या कह रहा हूं? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल एंड दिस नंबर इज नोन एज अवगाद्रो नंबर। और मैं जब पार्टिकल्स की कर रहा हूं तो ये पार्टिकल्स या यूनिट्स जो हो सकती है वो हो सकती है कि 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल्स आर मे बी प्रोटॉन्स,
इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं। तो इस तरह से अपन मोल को डिफाइन कर सकते हैं कि मोल है क्या। तो मोल एक यूनिट है जिससे अपन क्या समझा रहे हैं, इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एंड द मोल इज इक्वल टू द 1 मोल इज इक्वल टू द अवोगाद्रो नंबर। अब देखिए मोल से रिलेटेड एक डायग्राम आपको समझा देता हूं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मोल से रिलेटेड आपके समझ में आएंगे और इसी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इजी में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए मोल मैं इस तरह से ले रहा हूँ कि जो मोल है उसको अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं मोल को मल्टीपल कर दूं, क्या कह रहा हूँ, मोल को अगर मल्टीपल कर दूं मोलर मास से, क्या कह रहा हूँ, मोल इज मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, देन वी कैलकुलेट मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। फिर अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस दे दिया जाए और फिर आपसे क्या पूछा जाए, मोल पूछा जाए, तो मास ऑफ सब्सटेंस इज डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आप उस मास ऑफ सब्सटेंस को किससे डिवाइड कर दीजिए, मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ अपने पास दो फॉर्मूले हो गए, यानी एक तो अगर मोल इज मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, then we calculate mass of substance in ग्राम। फिर अगर मैं मोल निकालूं तो ये मोल क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास हो जाएगा, जो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी मोल इज इक्वल टू हो गया मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इसी को शॉर्ट लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ग्राम मोलर मास अपॉन ग्राम मोलर मास अपॉन सॉरी मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या लिख सकते हो, मास अपॉन मोलर मास। या इसको शॉर्ट में चाहना चाहो ना तो मैं कह सकता हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हो, यानी इसको जी एम एम अपॉन एम एम लिख सकते हो। क्या लिख सकता हूँ, जी एम एम अपॉन एम। ये शॉर्टली है, शॉर्ट में याद रखने का तरीका। ऐसे मैंने समझा दिया है कि जो मास मोल होगा वो क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। ऐसे अगर मोल दे दिया जाए और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट मींस नंबर ऑफ एंटिटीज, एन जीरो किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एंटिटीज। और ये जो एंटिटीज हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, एटम्स हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है, या प्रोटॉन हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं मोल दे रखा और मोल को मल्टीप्लाई कर दिया जाए अवोगाद्रो नंबर से, दैट मीन 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरे पास क्या निकल जाएगी, नंबर ऑफ एंटिटीज निकल जाएगी। और अगर नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन हो और नंबर ऑफ एंटिटीज आर डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर हो जाए तो मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, मोल कैलकुलेट कर लूंगा। यानी यहाँ से फिर दो फॉर्मूले हो गए, एक तो कौन सा हो गया, मोल इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगाद्रो नंबर। और अगर नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी हो तो मैं क्या कर दूंगा, मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा Na से या अवोगाद्रो नंबर से। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से अगर मैं एक और फॉर्मूला जनरेट करूं वो क्या है, वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा जाए या एनटीपी पूछा जाए तो आप क्या करो, मोल को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से। क्या कह रहा हूं, अगर वॉल्यूम एट एसटीपी दे रखा है, पूछ रहा है, मोल दे रखा है, तो मोल को 22.4 लीटर से मल्टीपल कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी आ जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दे रखा है और मोल पूछ रहा है तो आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 22.4 लीटर से इसको डिवाइड कर दीजिए। फिर यहाँ पर भी अपने पास दो फॉर्मूले बन जाते हैं, एक कौन सा बन जाता है, मोल इजकल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर। यानी अगर मैं यहाँ से फिर वॉल्यूम ऑफ गैस निकालूं, वॉल्यूम एट एसटीपी गैस का निकालूं तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं मोल की, तो मोल के यहाँ तीन फॉर्मूले बन गए, एक ये बन गया मोल इजकल टू मास अपॉन
मोलर मास। दूसरा अपने पास क्या बन गया, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगाड्रो नंबर बन गया। और तीसरा अपने पास क्या बन गया, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर बन गया। यानी अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे ले लूं, इन्हीं तीनों फॉर्मूलों का इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, यानी मोल किसके इक्वल हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, और यही मोल किसके इक्वल हो रहा है, मास नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगाड्रो नंबर के इक्वल हो गया। यही मोल, और यही मोल किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर के इक्वल हो गया। यानी ओवरऑल मेरे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। वो क्या हो गया, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू इक्वल टू N0 अपॉन Na इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। अब देखिए, अगर आपको ये दो वैल्यूज दे दी जाए और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये हो सकता है ये दोनों वैल्यू मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या ये दोनों वैल्यूज मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी ये दे करके ये पूछ सकता है, ठीक है, ये और ये देख करके यूज कर सकता है, या ये इन दोनों फॉर्मूले को यूज कर सकता है, या इन दोनों से डायरेक्टली पूछ सकता है। तो इस तरह से ये मोल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये डायग्राम ही है जो मोल कंसेप्ट का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। इससे आप पूरे फॉर्मूलाज को आप एक साथ लर्न कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। यानी ये जो डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले इजी वे में याद हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल जो होंगे इन पे बेस्ड वो इजी वे में कैलकुलेट हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये जो वीडियो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।